हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आज की इस स्पेशल क्लास में। आज जो 30 क्वेश्चंस आने वाले हैं बीपीएससी में, जो क्वालिफाइंग इन नेचर होंगे, कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे वो हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सारे क्वेश्चंस मैं आपको डिटेल में कवर कराऊंगा। अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो बिल्कुल परेशान ना होइए। जैसे जैसे क्वेश्चन आते रहेंगे मैं आपको पूरा का पूरा टॉपिक रिवाइज करवाता चला जाऊंगा। मान लीजिए अगर संधि से क्वेश्चन आया तो मैं आपको पूरी संधि रिवाइज कराऊंगा। अगर समाज से क्वेश्चन आया तो पूरा का पूरा समाज का टॉपिक रिवाइज करवा दूंगा। तो इस तरह से हम पूरे सेशन को कवर करने वाले हैं। सारे डिटेल में कवर करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा चीजें आप सीख सकें। तो पहला प्रश्न लेते हैं कि सिनोनिम बताना है रिलायबल का। तो रिलायबल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जिस पर हम लोग भरोसा कर सके। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर बी सबसे सुटेबल लग रहा है। डिपेंडेबल यानी जिसके ऊपर हम लोग डिपेंडेड हो सके यानी भरोसा कर सके। सुटेबल का मतलब आपको पता है, जो उपयुक्त होता है उसको सुटेबल बोलते हैं। अफोर्डेबल मतलब होता है जिसको हम लोग वहन कर सके। अगला प्रश्न है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग इन द गिवन ईडियम। अच्छा, ईडियम दिया गया है तो टू लैग बिहाइंड, इसका क्या मतलब होगा? तो टू इमिटेट समवन क्लोजली, मतलब किसी की नकल करना। नहीं, नकल करना तो नहीं होता है। टू फॉलो समवन एज ए स्पाई, किसी की मतलब जासूसी करना। नहीं, जासूस की तरह फॉलो करना ये भी नहीं होगा। टू फेल टू मेंटेन द पीस और प्रोग्रेस, ये होगा यानी कदम से कदम मिला करके ना चल पाना। ठीक है, मतलब प्रोग्रेस हो रही है लेकिन आप उसके साथ नहीं चल पा रहे, तो इसे बोलते हैं लैग, टू लैग बिहाइंड। तो ये एक ईडियम है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आपको देखने के लिए यकीनन मिलने वाले हैं। फाइंड द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो रिच, रिच का सिनोनिम क्या होगा? रिच माने होता है अमीर। तो क्या एफ्लुएंट माने भी अमीर होता है? जी हाँ, एफ्लुएंट माने अमीर होता है। क्या ऑपुलेंट माने भी अमीर होता है? जी हाँ, ऑपुलेंट माने भी अमीर होता है। क्या समटुअस माने अमीर होता है? जी हाँ, समटुअस माने भी अमीर होता है। यानी ये तीनों ही जो है वो रिच के जो है क्या है, सिनोनिम्स है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये तीनों वर्ड्स मैंने इसीलिए दिए हैं क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और तीनों ही एग्जाम्स में अक्सर देखने के लिए मिलते हैं। इनका मतलब होता है रिच यानी कि अमीर। तो ये तीनों ही अमीर की क्या है, सिनोनिम है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखते हैं। वेल नोन फॉर द बैड क्वालिटीज और डीड्स, जो अपने बुरे कार्यों के लिए जाना जाता है, अपनी बुराइयों के लिए जाना जाता है, उसे क्या कहते हैं? मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूं, जो अपने अच्छे कार्यों के लिए जाना जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे हिंदी में बोलते हैं प्रख्यात। क्या बोलते हैं? बहुत प्रख्यात आदमी है, बोलते हैं ना। मतलब कि क्या है, वो फेमस आदमी है। क्या है? फेमस आदमी है। लेकिन अगर कोई अपने बुरे कामों के लिए जाना जाएगा तो हिंदी में उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे कुख्यात। क्या बोलेंगे? कुख्यात। और इंग्लिश में बोलते हैं नोटोरियस। क्या बोलते हैं? नोटोरियस। तो इस तरह से फेमस का अपोजिट होता है नोटोरियस। मतलब जो अपने बुरे कामों के लिए जाना जाता है उसको कुख्यात कहते हैं और इंग्लिश में से नोटोरियस बोलते हैं। बर्गलर माने तो होता है जो किसी के घर में सेंध मारता है, चोरी करता है। और कॉस्मोपॉलिटन माने क्या होता है? तो कॉस्मोपॉलिटन मतलब होता है जो पूरी दुनिया को अपना घर समझता है, वसुधैव कुटुंबकम वाली फीलिंग जिसके अंदर होती है उसे कॉस्मोपॉलिटन बोलते हैं। ये भी आपके एग्जाम्स में कई बार देखने के लिए मिला है और आगे भी देखने को मिलेगा। काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है ये वाला। अगला प्रश्न लेंगे। प्रश्न नंबर 5 है इनकरेक्टली स्पेल्ड बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट। स्ट्रेटजी सही है। डेफिनेशन की स्पेलिंग DEFINITION ये भी सही है। लेकिन यहां पर आप ये वाला ऑप्शन जो देख रहे हैं सक्सेसफुल वाला, ये वाला स्पेलिंग गलत है क्योंकि सक्सेसफुल में डबल एल नहीं आता है, सिर्फ एक ही एल आता है। SUEESSFUL आता है। ये चीज याद रखिएगा। तो सक्सेसफुल की करेक्ट स्पेलिंग ये होती है, ये नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे देता हूं। देखिए, जो आपको जो भाग 2 आने वाला है आपके एग्जाम्स में, उसमें आपका 40 नंबर का जीके जीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो उसके लिए हमने स्पेशली ये ई बुक तैयार कर दी है। इसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, चाहे वो विश्व का भूगोल हो, भारत का भूगोल हो, भारत का इतिहास हो, भारत का संविधान हो, अर्थव्यवस्था हो, सामान्य विज्ञान हो, कंप्यूटर जी को A to Z सारे क्वेश्चंस आपको वन लाइनर फॉर्म में इसमें मिल जाएंगे। और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारी जो ई बुक है ये कंप्लीटली प्रीवियस ईयर पर बेस्ड है और ये बीपीएससी के लिए काफी ज्यादा स्पेशल ई बुक होने वाली है। साथ ही हमने करंट अफेयर्स की ई बुक तैयार कर दी है और सामान्य विज्ञान की भी ई बुक्स हमारी रेडी है और इन सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो अगर आप अपने एग्जाम में 100% सफलता चाहते हैं तो इन ई बुक्स को आप परचेज कर सकते हैं। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6 है, फिल इन द ब्लैंक्स भरना है हमको। द मनी वाज डिवाइडेड माई 4 सन। तो यहाँ पे क्या आएगा? बिटवीन, अमंग या एंड। तो देखिए, मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूं। जब कोई भी चीज डिवाइड होगी, क्या होगी? कोई भी चीज डिवाइड होगी
किसमें, सिर्फ दो लोगों में डिवाइड होगी, तो उसके लिए हम लोग लगाते हैं बिटवीन। क्या लगाते हैं, बिटवीन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, बिटवीन, यानी BETWEEN, बिटवीन। लेकिन अगर यही चीज, कोई भी चीज हो, बटेगी कई सारे लोगों में बटेगी, दो से ज्यादा लोगों के बीच में बटेगी, तो वहां पर हम लगाते हैं अमंग। क्या लगाते हैं, अमंग लगाते हैं। तो ये चीज लगा याद रखिएगा। अब यहाँ पे है जो पैसा है वो बांटा गया है, लेकिन दो से ज्यादा है, यानी 4 सन है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, अमंग लगाएंगे। अगर यहाँ पे 4 ना होकर के सिर्फ 2 सन होता तो हम लोग बिटवीन लगा देते। समझ गए, बढ़े आगे। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 7 है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम। अब यहाँ पे हमको ऑपोजिट वर्ड बताना है, यानी विलोम शब्द। पजेस का विलोम बताना है। पजेस का मतलब क्या होता है, पजेस का मतलब होता है किसी चीज को अपने पास रखना। और अगर मैं शुद्ध शब्द बताऊं तो ये होता है स्वामित्व करना। मतलब कि आप किसी चीज को स्वामी हो तो यू पजेस दैट थिंग। मतलब आपके पास एक कार है तो बोलेंगे यू पजेस दैट कार, ठीक है। तो मतलब रखना। तो ऑक्यूपाई का मतलब भी वही होता है और ऑब्टेन का मतलब भी वही होता है। तो ये इसके क्या है, सिनोनिम्स हैं। तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। समझ गए ना। रिलीज का मतलब होता है मुक्त कर देना। तो पजेस का मतलब जो सिनोनिम होगा, ऑक्यूपाई और ऑब्टेन दोनों होगा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। कभी कभी ऑप्शन नंबर डी भी करेक्ट होता है। बहुत सारे लोगों ने एक मन में अवधारणा बनाई है कि ए बी सी ही सही होंगे, डी और ई सही नहीं हो सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। डी भी कहीं कहीं सही होगा और कभी कभी ई भी आपको सही देखने के लिए मिलेगा। अगला प्रश्न लेंगे। अगला प्रश्न है, व्हेन 99 सब्सट्रैक्ट फ्रॉम 178, यानी 178 में से अगर हम 99 घटा दे तो 18 में 9 जाएगा, 9 बचेगा, और यहाँ बचेगा 16 में से 9 जाएगा, 7 बचेगा, यानी 79 बचेगा। तो 79 यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चंस इस तरह से क्यों दिए जा रहे हैं, ये बस बीपीएससी जो है आपकी इंग्लिश को लेकर के जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उसे वो मेजर करना चाह रहा है। बस इतना सही है, बस इतना सिंपल है, इसलिए सिंपल क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं। और ऐसे क्वेश्चंस जो बीपीएससी जो अभी 1.0 हुआ था उसमें पूछे भी गए थे। अगला प्रश्न है, फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं। फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं, इस पंक्ति में क्या है, उपमा अलंकार है। उपमा तो नहीं हो सकता। उपमा जब भी आता है वहां पे सम, सरीखा, ठीक है, जैसा, ये सारे शब्द जो होते हैं वो दिए होते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं दिया है, यानी कि उपमा अलंकार नहीं है। रूपक भी नहीं है, क्योंकि रूपक भी नहीं दिख रहा है, तो इसमें अन्योक्ति अलंकार है। अब अन्योक्ति अलंकार क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। मतलब कहते नहीं, किसी चीज को ढाल के कहना, किसी चीज को ढाल के कहना। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इसका जो मतलब है ना, वो ये मतलब है, फूलों के पास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं। यानी जो बुरे व्यक्ति है ना, उनको चाहे जितना ही अच्छे लोगों के पास रखो, लेकिन उनके अंदर की जो बुराई होती है वो नहीं जाती है। इसीलिए कह रहे हैं जो कांटे हैं ना फूलों के पास रहते हैं, यानी अच्छे लोगों के पास रहते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी बुराई नहीं छोड़ते हैं, यानी वो कांटे हैं। तो ये मतलब है, किसी व्यक्ति को कहा जा रहा है कि जो बुरे व्यक्ति होते हैं वो भले ही अच्छे व्यक्तियों के आसपास रह ले, लेकिन उनके अंदर की बुराई जो है वो कभी नहीं जाती। इसलिए इसको अन्योक्ति अलंकार बोलते हैं, किसी और को ढाल करके कोई बात कहना। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 10 है, चंद टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पय द्रण श्री हरिचंद्र को, टरे न सत्य विचार। इसमें कौन सा रस है? तो सुनने से हास्य तो नहीं आ रहा, हंसी तो नहीं आ रही है, शांत भी नहीं है, लेकिन लग रहा है कि यहाँ पे वीर रस है, ठीक है, क्योंकि वीरता भरी बातें हो रही हैं। यहाँ पे कह रहे हैं चंद टरे, यानी चांद टल जाए, सूरज टल जाए, पूरा जगत टल जाए, लेकिन कभी भी जो सत्यवादी हरिश्चंद्र हैं उन्होंने जो वचन दे दिया वो कभी भी नहीं टलता था। ये बहुत साहस वाली बात है। यहाँ पे वीर रस है, और वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? साहस होता है। अगला प्रश्न लेंगे, प्रश्न नंबर 11 है, संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है? मैंने आपको व्यंजन के बारे में बताया भी था, कौन कौन से व्यंजन होते हैं। मैंने आपको बताया था कि स्पर्श व्यंजन होते हैं, मैंने आपको बताया था अंतस्थ व्यंजन होते हैं, मैंने लास्ट वाले जो प्रैक्टिस सेट था उसमें बताया था। मैंने आपको ऊष्म व्यंजन के बारे में बताया था, मैंने आपको उत्क्षिप्त व्यंजन के बारे में भी बताया था, है ना, उत्क्षिप्त व्यंजन के बारे में बताया था। अब मैं आपको आज संयुक्त व्यंजन के बारे में भी बता देता हूं। बिल्कुल परेशान नहीं हो, ऊपर वाले के बारे में भी मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि क्वेश्चंस आपको सभी में से देखने के लिए मिल सकते हैं। सबसे पहले आप ये जानो, संयुक्त व्यंजन होते हैं 4, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? एक तो आपका होता है श,
ठीक है, कक्षा वाला शा। तो आपको पता है ना इसमें का और शा मिला होता है, ठीक है। और फिर आपका होता है त्रा, याद रखो। इसमें क्या क्या होता है, इसमें ता और रा होता है ना, इस तरह से। और इसके अलावा आप ज्ञा देख सकते हो, इसमें जा होता है प्लस अइया होता है, इस तरह से अइया बना होता है। और एक और होता है क्ष ज्ञा, हाँ। और एक ये होता है श्री वाला, जो श्रा नहीं होता ये वाला, तो इसमें ये आधा शा होता है प्लस ये रा होता है ना, ये रा होता है, ठीक है। तो आप समझ गए होगे मैं किसकी बात करूं। तो ये चार होते हैं, ये आप इसलिए याद रखो, ये वाले, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूं स्पर्श व्यंजन की। तो मैंने आपको बताया था का से लेकर के मां तक के जो व्यंजन होते हैं, यानी कुल मिलाकर के 25 जो होते हैं वो स्पर्श व्यंजन होते हैं। अंतस्थ के बारे में मैंने आपको बताया था, ये चार होते हैं, या, रा, ला और वा। ऊष्म व्यंजन के बारे में मैंने आपको बताया था, ये भी शा, शा, सा और हा, चार होते हैं। उच्छिष्ट के बारे में मैंने आपको बताया था, ढा और ये अड़ा, तो ये दो होते हैं, ठीक है। तो ये सारे व्यंजन के टाइप मैंने आपको यहाँ पर बता दिए, रिवाइज करवा दिया आपको, एक तरह से रिवीजन हो गया। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं ताकि आप बाद में भूले ना, रिवीजन करने के लिए। अगला प्रश्न है, कौन सा स्त्रीलिंग है। मैंने आपको एक तरीका बताया था, जब भी आपको स्त्रीलिंग या पुल्लिंग निकालना हो तो आप दो सवाल करिएगा, मेरी से और मेरा से। अगर उत्तर मेरा से आ जाएगा तो पुल्लिंग होगा, ठीक है। और अगर मेरी से उत्तर आ जाएगा तो वो स्त्रीलिंग होगा। अब देखिए हमको स्त्रीलिंग निकालना है, तो आप मित्र, तो मेरा मित्र की मेरी मित्र, है ना, मेरा मित्र, तो ये पुल्लिंग हो जाएगा, मित्र तो पुल्लिंग हो जाएगा। सूचना, मेरा सूचना की मेरी सूचना, मेरी सूचना, तो स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, सूचना हो जाएगा। तो यहाँ पे स्त्रीलिंग निकालना है, सूचना। उपहार क्या होगा, मेरा उपहार, तो ये भी पुल्लिंग हो जाएगा, लेकिन स्त्रीलिंग पूछा है तो ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संयुक्त व्यंजन है, अब कौन सा है, दा नहीं है, ला नहीं है, शिरा है, जो ऑब्वियस सी बात है। मैंने आपको चार संयुक्त व्यंजन बताए और उसमें से एक शिरा भी बताया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14 है, योग रूढ़ शब्द कौन सा है। मैंने आपको शब्दों के तीन प्रकार बताए थे, एक बताया था रूढ़ शब्द है, दूसरा मैंने आपसे बताया था कि यौगिक शब्द होता है, तीसरा मैंने आपको बताया था योग रूढ़ शब्द होता है। मैं आपको बार बार रिवीजन इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि काफी सारे नए स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो उन्होंने शायद पिछला वीडियो ना देखा हो, इसलिए वो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनका भी एटलीस्ट रिवीजन होना जरूरी है। तो रूढ़ शब्द वो होते हैं जिनको हम दो पार्ट में तोड़ें तो वो कभी सार्थक अर्थ नहीं निकलता है। जैसे आप गुड़ को तोड़ोगे तो कैसे तोड़ोगे, कुछ नहीं टूटेगा। मैंने कहा आप चावल को तोड़ दो, कैसे तोड़ोगे, चावल, कोई अर्थ नहीं निकल रहा। तो ऐसे शब्द जिनको तोड़ने पर कोई सा अर्थक शब्द ना बने उसको रूढ़ शब्द बोलते हैं। यौगिक शब्द क्या होते हैं, जिनको तोड़ने पर अर्थ निकल आता है। जैसे दूध वाला, है ना, तो दूध अलग हो गया, वाला अलग हो गया, मिला करके हो गया दूध वाला। विद्यालय, है ना, तो ये सब क्या हो जाएंगे, यौगिक शब्द। लेकिन योग रूढ़ क्या होता है, इसमें शब्द तो टूट जाएगा लेकिन अर्थ बदल जाएगा इसका। जैसे मैंने कहा लंबोदर, मैंने क्या कहा, मैंने कहा लंबोदर, तो लंबा है जिसका उदर, मतलब गणेश जी, लिखा तो लंबोदर है लेकिन जैसे ही तोड़ा तो इसका अर्थ बदल गया। मैंने कहा नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, तो देखने से तो शब्द नीलकंठ है लेकिन जैसे ही हमने तोड़ा आंसर निकल के आए कि शिव शंकर के बारे में बता रहा है ना। तो ऐसे शब्दों को योग ऋण शब्द बोलते हैं। तो यहाँ पर योग ऋण शब्द निकालना है, तो ये है दशानन, मतलब क्या, 10 है जिसके आनन, जिसके 10 शीश है, कौन है, रावण है। घुड़सवार, घुड़सवार एक तरह का यौगिक शब्द है, गुड़ कैसा है, रूढ़ शब्द है, और दशानन कैसा है, एक योग रूढ़ शब्द है। समझ गए ना, तीन ही है, तीन ही आपसे पूछता भी है, समझ गए होंगे आप। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कारतूस और कर्फ्यू किस भाषा का शब्द है। तो ये कारतूस और जो कर्फ्यू है ना, ये एक तरह के फ्रेंच भाषा के शब्द हैं। किस भाषा के हैं, फ्रेंच भाषा के शब्द हैं। देखिए मैं आपको कुछ शब्द बता देता हूं, जैसे कि आपने फ्रेंच का एक तो ये देख लिया कारतूस। अच्छा एक शब्द मैं आपको बताऊं, अंग्रेज, ये कौन सी भाषा का शब्द है। आपको भी सर इंग्लिश मतलब इंग्लैंड का होगा, नहीं नहीं, ये फ्रेंच का है, ठीक है। अंग्रेज जो है एक फ्रेंच शब्द है, याद रखो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं फ्रेंच शब्द में, जैसे कूपन आ जाता है ना, कूपन ये भी एक तरह का फ्रेंच शब्द है। और फारसी, कुछ फारसी शब्द जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, मैं बता देता हूं, जैसे जिगर हो गया, ठीक है, क्या, जिगर, दिल, है ना, इन शब्दों को बहुत हम लोग इस्तेमाल करते हैं, सारे फारसी हैं। और आजकल प्रेम से रिलेटेड जो देख रहे हो, जिगर है, दिल है, गुलाब है ना, ये शादी हो गई है, तो ये सारे जो शब्द हैं ये फारसी शब्द हैं। और तुर्की शब्द की अगर हम कुछ बात कर लें जो पूछे जाते हैं मोस्टली, जैसे कि बेगम,
है ना। बेगम, बेगम कौन सा शब्द है? तुर्की शब्द है। ताश ये कैसे शब्द है? तुर्की शब्द है। चाकू क्या है? तुर्की शब्द है। और एक एक शब्द बहुत पूछा था, रिक्शा, ये काफी एग्जाम में देखने के लिए मिलता है, बहुत सारे एग्जाम्स में। ये दरअसल जापानी शब्द है। ठीक है, कैसा शब्द है? जापानी शब्द है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अजायब घर, इसको शंकर शब्द बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शंकर शब्द बोलते हैं। जब अच्छा, शंकर शब्द होते क्या है? जब दो भाषाओं के शब्द मिल जाएं, दो भाषाओं के शब्द मिल जाएं, तो जैसे अजायब देख रहे हो और घर देख रहे हो, तो अजायब कोई हिंदी शब्द तो है नहीं, लेकिन घर तो हिंदी शब्द है, तो इसलिए इसको शंकर शब्द बोलते हैं। मैं आपको सीधा से एक ऑप्शन एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे रेलगाड़ी। अब रेल ना, रेल एक इंग्लिश शब्द है, लेकिन गाड़ी तो हिंदी शब्द है, हमने इनको मिला के बना दिया एक नया शब्द रेलगाड़ी, तो इसको बोलते हैं हम लोग संकर शब्द, यानी दो भाषाओं के शब्द मिलकर के एक नए शब्द की रचना हो जाए। अगला प्रश्न है, पंकज जलज के आदि किस प्रकार के शब्द हैं? तो पंकज जलज, अब जलज, जलज को तोड़ो, जल प्लस जा, मतलब टूट तो गया, जल माने पानी होता है। अब लेकिन जब इनको जैसे ही मिलाओगे, इनको आपस में मिलाओगे, तो इनका अर्थ निकल करके आएगा कमल। क्या मतलब? तोड़ने पर तो टूट रहे हैं सार्थक शब्दों में, लेकिन जब मिला रहे हैं तो एक अर्थ अलग ही निकल रहा है, तो ऐसे शब्दों को योग रूढ़ शब्द बोला जाता है। समझ गए ना। बढ़े आगे, अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 18 है, चाहर दीवारी, इसका शुद्ध शुद्ध क्या होगा? चार दीवारी, चार दीवारी, यानी ये तो मुझे लग रहा है कि मैंने सेम लिख दिया ना, ये यही सही है, यानी ए और सी दोनों ही सही है यहाँ पे, तो एक ही जैसे दिख रहे हैं, तो मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। मतलब वैसे तो चार दीवारी ऐसे लिखते हैं, मैं लिख के दिखा देता हूँ, ऑप्शन में कुछ भी हो, चार दीवारी, ये एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों ही यहाँ पे एकदम सही है, तो ऑप्शन नंबर हम लोग ये वाला करेक्ट मान लेते हैं। अगला प्रश्न है, जो स्त्री सूर्य को भी ना देख सके, ऐसे वाक्यांश को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आसूर्यम पश्या। क्या बोलते हैं? आसूर्यम पश्या। पुराने जमाने में होता था, कहते नहीं था उसको तो सूर्य देखने तक को तरसा दिया, ऐसे बोलते थे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं आसूर्यम पश्या। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 20 है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? देव देवी सही है, मामा मामी भी सही है, कांत कांति ये तो भाई सही नहीं लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग का सही शब्द, सही जोड़ा नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 21 है, हिंदी और इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती हैं? तो हिंदी तो हम लोग देवनागरी लिपि में लिखते हैं, बड़ा ही आसान है, सभी लोग इसको बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 22 है, गगन चुंबी शब्द निम्नलिखित में से कौन सा समास है? गगन चुंबी। अब अगर आप इसको, मैंने आपको सीधी सी बात बताई थी, जब भी आपको समास निकालना हो ना, तो इसका विग्रह करो, मतलब इसको तोड़ो। तो गगन को चूमने वाला, तो को आया, को क्या है? एक तरह का कारक है, और जिस शब्द में कारक हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वो कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास होता है। द्विगु समास होने के लिए संख्यावाची शब्द होना चाहिए, जैसे पंचवटी, चौराहा, त्रिभुज। बहुब्रीहि समास क्या होता है? इसमें जो होता है शब्द तो कुछ और होता है, लेकिन जब विग्रह करते हैं तो अर्थ बदल जाता है। नीलकंठ हो गया, नीलांबर हो गया, पीतांबर हो गया, लंबोदर हो गया, चक्रपाणी हो गया, ये सारे ही ऑप्शन बहुब्रीहि समास के होते हैं। प्रश्न नंबर 23 है, नील गाय शब्द में कौन सा समास है? मैंने एक चीज आपको बताई थी, जब कोई ऐसा शब्द आ जाए जिसको जब आप विग्रह करोगे तो विशेषण और विशेष आपको देखने के लिए मिले, तो वो शब्द जो होता है कर्मधारय समास होता है। आप देख रहे हो ना, नीली गाय, नील गाय का मतलब ऐसी गाय जो नीली है, तो नीली गाय, तो गाय कैसी है? नीली है, तो इसकी विशेषता बता रहा है, तो कर्मधारय समास यहां पर होगा। प्रश्न नंबर 24 है, उपसर्ग किसे कहते हैं? किस नहीं कहते, किसे कहते हैं? उपसर्ग जो होता है वो शब्द के आगे लगता है, जैसे कि पढ़, ठीक है, इसके आगे लगा दिया अन, क्या लगा दिया? अन, तो अनपढ़, तो अन क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। तो जो वाक्यांश के बाद में नहीं जुड़ते हैं, जो शब्दांश मूल शब्द के पहले जुड़ते हैं, ठीक है, यही है, तो ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 है, तन पर लत्ता, तन पर नहीं लत्ता, पान खाएं अलबत्ता। ओहो, लोकोक्ति का हमें अर्थ बताना है। बुरी आदत का शिकार होना, झूठा दिखावा करना, बहुत गरीब होना, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, झूठा दिखावा करना। तन पर नहीं लत्ता, पान खाएं अलबत्ता। आपने अपने पड़ोस में ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा भी होगा जो दिखावा करते हैं, जो नहीं है उस चीज का होने का दिखावा करते हैं।
अब हम लोग करेंगे पैसेज। तो पैसेज में आपको कभी 3 कभी 5 क्वेश्चंस देखने के लिए मिल सकते हैं। तो पैसेज आपको बेसिकली पढ़ना है ध्यान से, उसके बाद क्वेश्चंस के आंसर आपको करने होते हैं। बड़ा आसान होता है और कभी-कभी हो सकता है आप क्वेश्चन पढ़ने के बाद दोबारा से भी पैसेज पढ़ना पड़ जाए आपको, तो कोई दिक्कत नहीं, पढ़ लीजिएगा, समय काफी होता है। स्थूल और बाह्य पदार्थ सूक्ष्म और मानसिक पदार्थों एवं भावों की अपेक्षा अधिक महत्व के विषय नहीं है। जो व्यक्ति रचनात्मक कार्य करने में समर्थ है उसे भौतिक स्थूल लाभ अथवा प्रलोभन ना लुभाते हैं ना ही प्रोत्साहित करते हैं। विश्व में विचारक 10 में से एक ही व्यक्ति होता है, उसमें भौतिक महत्वाकांक्षाएं अत्यल्प होती हैं। पूंजी का रचयिता कार्ल मार्क्स जीवन भर निर्धरता से जूझता रहा। राज्य अधिकारियों ने सुकरात को मरवा डाला, पर जीवन के अंतिम क्षणों में भी वह शांत था, क्योंकि वह अपने जीवन के लक्ष्य का भली भांति निर्वाह कर चुका था। यदि उसे पुरस्कृत किया जाता, प्रतिष्ठा के अंबारों से लाद दिया जाता, परंतु अपना काम न करने दिया जाता, तो निश्चय ही वह अनुभव करता कि उसे कठोर रूप से दंडित किया गया है। ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब हमें बाहरी सुख सुविधाएं आकर्षित करती हैं, वे अच्छे जीवन के लिए अनिवार्य लगने लगती हैं, किंतु महत्वपूर्ण यह है कि क्या हमने जीवन का उद्देश्य प्राप्त कर लिया है। यदि इसके उत्तर हाँ है तो बाह्य वस्तुओं और का अभाव नहीं खलेगा, और यदि नहीं तो हमें अपने को भटकने से बचाना होगा और लक्ष्य की ओर बढ़ाना होगा। तो देखते हैं प्रश्न इसका क्या है। तो प्रतिष्ठा के अंबारों से लाद देना, इसमें जो रेखांकित शब्द है इसका अर्थ क्या है? आभार, कृतज्ञता, ढेर। अंबार मतलब क्या होता है? ढेर कहते हैं ना, वहां तो बहुत किताबों का अंबार लगा था, मतलब ढेर लगा था, है ना। तो इसका मतलब होता है ढेर। भली भांति निर्वाह कर चुका था, इस वाक्यांश में क्रिया विशेषण क्या है? तो क्रिया विशेषण क्या होता है? क्रिया की विशेषता बताती है। क्रिया कहाँ है? निर्वाह करना क्रिया है, इसके पहले जो लगा है वही क्रिया विशेषण है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बड़ा आसान था क्रिया विशेषण निकालना। भौतिक लाभ किन्हें नहीं लुभाते हैं? जीवन का लक्ष्य पूरा करने वालों को, रचनात्मक कार्य करने वाले को, धन संपन्न नहीं। तो यहाँ पे जो जीवन का लक्ष्य पूरा करते हैं ना, उनको भौतिक लाभ नहीं लुभाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। पूंजी का रचयिता कार्ल मार्क्स कथन से संकेत मिलता है कि पूंजी का क्या अर्थ है? वैसे तो पूंजी का मतलब धन होता है, लेकिन यहाँ पर धन संपत्ति नहीं होगी। पूंजी का मतलब यहाँ पर विरासत भी नहीं होगी। पूंजी का मतलब होगा एक ग्रंथ, ठीक है, क्योंकि कार्ल मार्क्स ने पूंजीवादी और समाजवाद के ऊपर काफी ज्यादा चर्चा की थी। तो यहाँ पे पूंजी का रचयिता की बात हो रही है, रचयिता यानी किसी ग्रंथ की रचना की थी कार्ल मार्क्स ने, ठीक है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न। हमारा अंतिम प्रश्न है, जो व्यक्ति रचनात्मक कार्य करने में समर्थ है, तो समर्थ यहाँ पे हाईलाइटेड है, इसमें प्रयुक्त शब्द कौन सा, इसके स्थान पे कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जा सकता है? समर्थ है या सक्षम है? तो ये भी सही है। समर्थ है, शक्तिशाली नहीं, ये तो नहीं है, ये सही है। सामर्थ्यवान, समर्थ और सामर्थ्यवान सेम शब्द है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो समर्थ के स्थान पे या तो सक्षम या सामर्थ्यवान का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। तो ये थे आज के 30 क्वेश्चंस। आपने कितने सही किए अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपने कितना स्कोर किया, अपना स्कोर बताइएगा। एक प्रश्न आपको देकर के जा रहा हूं, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है, ध्यान से पढ़िएगा। राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाई, याद सब सुध भूल गई, कर टेक रही पर टारत नहीं। इसमें जो है कौन सा रस है? तो आपको इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में टाइप करना है, और इस वीडियो के बारे में अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि आगे और भी आपको ऐसे ही प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं। इसके अलावा आपको जीके की वीडियोस भी बहुत जल्द प्रोवाइड करवाने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में, किसी नए प्रैक्टिस सेट के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।